शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। वेलकम बेटा सभी का। यस, पूजा, रणवीर, रामायण, सुमन, प्रियंका, मोदी, सुमित, पिंकी, माही, बबलू, आ जाइए बेटा, सभी आ जाइए। बिल्कुल। बुद्धि, एक कमेंट अभी मैं पढ़ रही थी कि आज मैडम नहीं आएगी क्योंकि सबके पास बुद्धि है। बेटा सबके पास बुद्धि है, लेकिन कितनी कितनी बुद्धि ये तो नहीं जानते ना आप। ये मैं बताने आई हूँ कि आप सब में बुद्धि है, लेकिन कितनी कितनी बुद्धि है ये तो जान लें जरा। बिल्कुल, इंसान है तो बुद्धि तो है। बुद्धि जैसी चीज़ बिल्कुल इंसानों को मिली है। तो बुद्धि टॉपिक की चर्चा आज हम करेंगे, पूरी तरह से चर्चा कर लेंगे। बुद्धि टॉपिक को शुरू से एंड तक पढ़ लेंगे और बुद्धि के साथ साथ छोटा सा टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि, उसकी चर्चा भी हम कर लेंगे। ठीक है, बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। वापस बता दूं मैं बेटा आपको कि हर एक टॉपिक करवा रही हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपके संपूर्ण टॉपिक करवाऊंगी और वही मैं करवा रही हूं। उम्मीद करती हूं शुरू से नंबर 1 क्लास से आपने क्लास देखना शुरू किया होगा। नहीं किसी ने देखी है तो पहले नंबर की क्लास से देखना शुरू करो। नंबर 1, 2, 3, 4 करते हुए इस क्लास पर आ जाना। कौन सी क्लास पर? बुद्धि टॉपिक पर। ठीक है, बुद्धि वाली क्लास पर आ जाना। और बुद्धि बिल्कुल आज हम पढ़ ही रहे हैं। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, जवाब देना है और लास्ट में सेल्फ एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। ठीक है बेटा, पढ़ने के लिए तैयार, आंसर देने के लिए तैयार। यस, राधे राधे सभी को बेटा, सभी को राधे राधे। स्वागत है सभी का विजय एजुकेशन के इस मंच पर। यस, करें स्टार्ट। बिल्कुल, बुद्धि की हम बात करेंगे। बुद्धि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। बुद्धि जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस। बेटा बुद्धि की जब बात आती है तो इसमें आपको सबसे पहले कुछ एक एक लाइन में कुछ बातें ध्यान रख लेनी है। एक एक लाइन में जो बातें हैं वो 1885, 1890, 1905, 1905 दिन 1908, 1912 और 1916। एक एक लाइन में बात ध्यान रख लेनी है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हर एक लाइन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हर एक लाइन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं बेटा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं 1885 की बात करूं तो सर्वप्रथम 1885 में इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। आपसे पूछ लिया जाए बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने। कब किया? 1885 में। बात खत्म। इतनी सी बात ध्यान रखना। 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय मानसिक परीक्षण व मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1890 में किसने? केटल ने पेंसिल्वेनिया नामक विश्वविद्यालय में मानसिक परीक्षण व मापन। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया, तो मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? केटल ने। कब किया? 1890 में। क्लियर? चलिए 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बना था जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बात खत्म। एक एक लाइन में बात ध्यान रखनी है। 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बना बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। अब आ जाइए 1908 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। अल्फ्रेड बिने मानसिक आयु और मानसिक परीक्षण केटल। ध्यान देना, मानसिक परीक्षण केटल 1890, लेकिन मानसिक आयु अल्फ्रेड बिने 1908। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने किया। कब किया? 1908 में किया। 1912 की बात करें, 1912 की बात करें तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र, सर्वप्रथम की बात है या सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? स्टर्न व कोहलमान ने दिया। कब दिया? 1912 में। लेकिन उन्होंने जो सूत्र दिया था वो केवल था मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु, इतना सा सूत्र था। उसके बाद हमारे सामने संशोधित सूत्र आया जो कब आया? 1916 में। किसने दिया था? टर्मन। किसने दिया था? वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस सही नहीं आ रही। वॉइस प्रॉब्लम, एक बार अब बेटा ध्यान से सुनो, सही आएगी वॉइस। ठीक है? यस,
1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। इन्होंने जो सूत्र दिया था वो क्या था? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। अगर आपसे पूछ लिया जाए बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, सूत्र किसने दिया, तो किस पर जाओगे? टर्मन पर जाओगे। कब? 1916। सूत्र किसने दिया? क्योंकि सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, और ये सूत्र टर्मन ने दिया है। कब दिया है? 1916 में। लेकिन प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले सूत्र किसने दिया, सबसे पहले शब्द आ जाए, तो 1912 स्टर्न पर जाना। 1912 स्टर्न पर जाओगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर? एक एक लाइन में ये बात ध्यान रख लेनी है बेटा, लिखवाऊंगी बहुत टाइम लगेगा, एक एक लाइन में ये बात ध्यान रख लो, आगे सारी चीजें आती चली जाएंगी। चलिए पहले प्रश्न पर हम चलेंगे। पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि मापन के लिए, ठीक है, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जवाब देंगे आप स्टर्न, फ्रांसिस गाल्टन, टर्मन, अल्फ्रेड बिनेट। क्या आंसर आएगा बताइए, क्या आंसर आएगा? यस, आवाज में डिस्टरबेंस है। आंसर दे रहे हैं आप। देखिए बुद्धि लब्धि, ध्यान दें, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम आवाज सही नहीं आ रही है। अब देखना आवाज कैसी आ रही है, बताना मुझे, ठीक है। आंसर आएगा क्या? स्टर्न। बेटा नंबर 2 पर क्यों जा रहे हैं? बुद्धि लब्धि वाली बात है, बुद्धि लब्धि वाली बात है। अगर केवल बुद्धि शब्द होता, अगर केवल कौन सा शब्द होता? बुद्धि शब्द होता, तो हम फ्रांसिस गाल्टन पर जाते। अगर आपसे पूछ लिया जाए बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया। बेटा यहाँ शब्द क्या है? बुद्धि लब्धि शब्द है। बुद्धि लब्धि शब्द, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग, या प्रश्न आ जाए बुद्धि लब्धि का सबसे पहले सूत्र, बुद्धि लब्धि का सबसे पहले सूत्र किसने दिया है? स्टर्न ने दिया है। बात समझ में आ रही है? और प्रश्न आ जाए बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? फ्रांसिस गाल्टन ने किया 1885 में। फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में किया, ठीक है। स्टर्न ने जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था वो कब दिया था? 1912 में। टर्मन ने जो सूत्र दिया था वो कब दिया था? 1916 में। लेकिन स्टर्न ने जो सूत्र दिया था, इन्होंने जो सूत्र दिया था वो केवल था मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, इतना सा सूत्र था। लेकिन टर्मन ने जो सूत्र दिया वो पूरा सूत्र था मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ये किसने दिया था? टर्मन ने। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चले। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा? बुद्धि के आपको डेफिनेशंस भी कुछ याद करके जानी है। पहले आपको एक एक लाइन में बात ध्यान रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप डेफिनेशन पर आएंगे कि बुद्धि की परिभाषा किस किसने दी है, मुख्य परिभाषाएं आपको देख लेनी है। और सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा बताइए, किसने कहा? जल्दी से बताइए। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा? किसने कहा? बकिंघम। बकिंघम का कहना था कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अगर आप में बुद्धि है तो आप सीख जाओगे। टर्मन ने क्या परिभाषा दी थी? टर्मन ने परिभाषा दी थी कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त, अमूर्त यानी जो सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष है। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है। ये किसने कहा था? टर्मन ने। रोस ने क्या कहा? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। कोई भी नया माहौल आपके सामने हो, नई परिस्थितियां आपके सामने हो, यहां से हम अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं, वही बुद्धि है। ये किसने कहा? रोस ने। मन ने क्या कहा था? मन ने कहा था कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। ये किसने कहा? मन। शब्दों का फेर है,
नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन, ये वाली बात तो रोश ने कही है। मन ने क्या कहा, नवीन परिस्थितियों को झेलने की, बर्दाश्त करने की, झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है, ये बात किसने कही, मन ने। टर्मन ने क्या कहा, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है। बकिंघम की फेमस परिभाषा क्या है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा, बकिंघम। ठीक है, आगे चले। बुद्धि है, बुद्धि क्या है बताइए। बुद्धि की परिभाषाओं के बाद आपको बुद्धि की विशेषताएं जाननी है कि बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बताइए, बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जाति विचार है, दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है। बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। यस, शाबाश, बता दो जल्दी से। बुद्धि है, बुद्धि क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बुद्धि है जन्मजात या अर्जित, तो ध्यान रखना बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। माना कि बुद्धि में विकास होता है तो बुद्धि एक विकासशील व परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि पर प्रभाव वंशानुक्रम वातावरण का पड़ता है, लेकिन याद रखना बेटा, मुख्य प्रभाव बुद्धि पर वंशानुक्रम का पड़ता है। बुद्धि जन्म से प्राप्त होती है। अरे जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य बुद्धि होता है तो कोई मंद बुद्धि होता है। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। वातावरण का प्रभाव केवल और केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है। वातावरण का प्रभाव केवल 10 बिंदुओं तक। 10 बिंदुओं तक कैसे, अगर किसी की बुद्धि लब्धि 90 है तो वातावरण के प्रभाव से 100 हो सकती है। अगर किसी की बुद्धि लब्धि 110 है तो वातावरण के प्रभाव से 120 हो सकती है। लेकिन कभी भी वातावरण का इतना प्रभाव नहीं पड़ता कि मंद बुद्धि बच्चा प्रतिभाशाली बन जाए। इतना प्रभाव वातावरण का नहीं पड़ता। अगर इतना प्रभाव पड़ जाता तो हम बुद्धि को कह सकते थे जन्मजात व अर्जित, लेकिन नहीं कहते। हम बुद्धि को क्या कहते हैं कि बुद्धि जन्मजात होती है। प्रभाव की बात आए तो इनकार नहीं कर सकते, यस, वंशानुक्रम व वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन याद रखना वंशानुक्रम का मुख्य प्रभाव पड़ता है। वातावरण का प्रभाव केवल और केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह है। लिंग भेद, जाति भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह है। अरे प्रत्येक माहौल में समायोजन स्थापित कर लेना क्या है, बुद्धि है। सीखने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। ठीक है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता भी क्या है, बुद्धि है। तो बिल्कुल ये सारी बुद्धि की विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो यहां पर आंसर आएगा बेटा 1। सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, सोचना, विचारना, चिंतन करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना। बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समुच्चय है, सामर्थ्यों का समुच्चय है। ठीक है, तो आंसर आएगा सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बेटा कई आंसर दे रहे हैं, एक विशिष्ट योग्यता। एक विशिष्ट योग्यता, बुद्धि में तो बेटा सामान्य और विशिष्ट दोनों तत्व मौजूद हैं। अगर आपने बुद्धि का स्पीयरमैन का सिद्धांत पढ़ा हो तो उन्होंने भी बताया कि बुद्धि में 2 तत्व होते हैं, सामान्य भी और विशिष्ट भी। यहां जो मेन बात है, करेक्ट आंसर आएगा ए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ठीक है, एक इकाई नहीं, अनेक इकाइयों का संगठन जो है वो बुद्धि है। बुद्धि में सब कुछ आ जाता है, सोचना, विचारना, चिंतन करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, प्रत्यक्षीकरण करना, संप्रत्यय निर्माण करना, इन सभी का संगठन क्या है, बुद्धि है। क्लियर, आंसर आएगा नंबर 1। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। खिलाड़ी में कौन सी बुद्धि होती है, जल्दी आंसर दीजिए। खिलाड़ी में कौन सी बुद्धि होती है। अगर बेटा बुद्धि के प्रकार की हम बात करें, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब आप मुझे बताइए कि खिलाड़ी किसमें, खिलाड़ी में कौन सी बुद्धि होती है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, भाषाई, बताओ कौन सी बुद्धि होती है। यस, बिल्कुल, खिलाड़ी में होती है मूर्त बुद्धि। ठीक है, खिलाड़ी, इंजीनियर, कारीगर, नृत्यांगना, शारीरिक कार्यों में दक्ष व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि होगी बेटा, मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि जिसे हम गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, मूर्त बुद्धि को हम गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों मशीनों से होता है।
ठीक है, तो इंजीनियर, कारीगर, खिलाड़ी, नृत्यक व नृत्यांगना, शारीरिक कार्यों में कुशल व्यक्ति या दक्ष व्यक्ति में कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि। ये जो अमूर्त बुद्धि है, इस बुद्धि का संबंध चिन्हों, प्रतीकों, विचारों से होता है। वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, साहित्यकार, इंटीरियर डिजाइनर, ये सब किस में आ जाते हैं? अमूर्त बुद्धि में। सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, कूटनीतिज्ञ, ये सब किस में आएंगे? सामाजिक बुद्धि में आएंगे। तो ये 3 प्रकार मेन रूप से ध्यान रखने, अगर बुद्धि के प्रकार की बात आए, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बताए थे ये 3 प्रकार ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात क्लियर? आगे चले। बुद्धि के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया? बुद्धि के सिद्धांतों की बात आती है, बहुत सारे सिद्धांत है बुद्धि के, आपको पता होगा। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, ठीक है, त्रितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है। तो बुद्धि के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया बता सकते हैं आप? 11, 7, 4 या 2? कितने भागों में? यस यस बेटा, शाबाश, आंसर दे दो। इस तरह से प्रश्न आ जाए, क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? अब तो एग्जाम नजदीक है बेटा। सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर आएगा नंबर 4। 2 भागों में बांटा गया है सिद्धांतों को। कारकीय सिद्धांत, कारकीय सिद्धांत, और नंबर 2 प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। फैक्टर थ्योरी और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। ठीक है, अगर सिद्धांतों की बात आए तो मुख्य रूप से सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है, कारकीय सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लियर बेटा? आगे चलें। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह कौन सा है? बताइए। थॉर्नडाइक को आप जानते हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? द्विकारक, बहुकारक, समूह कारक, एक कारक। बताइए। यस, क्या आंसर होगा? जल्दी से बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, एक कारक है, एक तत्व सिद्धांत की हम बात करें तो प्रवर्तक है अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने। द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन। सिंपली ध्यान देना, एक तत्व सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने का यह कहना है कि बुद्धि में केवल एक तत्व की प्रधानता होती है, एक तत्व जिसे कहते हैं सामान्य तत्व। उनका यह सिद्धांत मान्य नहीं हुआ, इसलिए इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि में 2 कारक होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व किसने बताया? स्पीयरमैन ने। कौन सा सिद्धांत दिया? द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक का कहना है कि व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने बहुत सारे तत्व बुद्धि में पाए जाते हैं। बहुकारक सिद्धांत दिया किसने? थॉर्नडाइक ने, कि बहुत सारे तत्व बुद्धि में पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना एक बालू के ढेर से की है, कि जिस प्रकार एक बालू के ढेर में ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, क्षेत्रफल होता है, उसी प्रकार थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में भी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, क्षेत्रफल की बात करी और इस आधार पर उनका सिद्धांत कहलाया बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। चूंकि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से की, इसलिए सिद्धांत कहलाया बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने।
थर्स्टन का कहना है कि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह क्या है? बुद्धि है। यह किसने कहा है? थर्स्टन ने। सिंपली ध्यान रखेंगे बेटा। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुकारक सिद्धांत। क्लियर? आगे चलेंगे। देखिए, प्रज्ञा की संरचना SI मॉडल का विकास किसने किया? बताइए। थर्स्टन, गिलफर्ड, स्पीयरमैन, गार्डनर, किसने किया? प्रज्ञा की संरचना, प्रज्ञा यानी बुद्धि, प्रज्ञा या कह दो बुद्धि की संरचना SI मॉडल, SI मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। बताइए, यस क्या आंसर आएगा? गिलफर्ड। प्रज्ञा की संरचना स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट मॉडल किसने दिया है? बिल्कुल बेटा, गिलफर्ड ने दिया है। गिलफर्ड ने 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसका नाम था बुद्धि संरचना मॉडल या प्रज्ञा की संरचना मॉडल, है ना। बुद्धि संरचना मॉडल भी कह सकते हैं, बुद्धि संरचना मॉडल। सिंपल ध्यान दें, गिलफर्ड ने 1967 में कौन सा मॉडल? डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया, बुद्धि संरचना मॉडल। ठीक है। और इस मॉडल के अंतर्गत 3 मुख्य आयाम थे। 3 मुख्य आयाम क्या क्या थे? संक्रिया, 3 आयाम याद रखने हैं। विषय वस्तु और उत्पाद। ये 3 आयाम बेटा आपको ध्यान रखने हैं। पूछ लिया जाए बुद्धि संरचना मॉडल के अंतर्गत गिलफर्ड ने कितने आयाम बताए? आयाम 3 ध्यान रखेंगे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। फिर इनके अंतर्गत तत्व बताए हैं 5 × 4 × 6। फिर संशोधन हुआ था 5 × 5 × 6। फिर 6 × 5 × 6। बात समझ में आ रही है? ठीक है। 120 कोश, 150 कोश और 180 कोश। ध्यान देना, गिलफर्ड ने 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसका नाम था बुद्धि संरचना मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत आयाम कितने थे? 3, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। संक्रिया के कितने कोश कर दिए? 5, विषय वस्तु के 4, उत्पाद के 6। कोशों की संख्या 120, कोशों की संख्या 120। 120 के बाद कोशों की संख्या हो गई थी 150 और वर्तमान में कोशों की संख्या कितनी है? 180। लेकिन सिंपली आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्धि संरचना मॉडल के अंतर्गत कुल कोश कितने? सिंपल वे में कुल कोश पूछे जाए तो मूल रूप से जो कोश होते हैं वही बताना है आपको, 120। लेकिन आज वर्तमान में कुल कोश कितने? तो 180, 180। ठीक है, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे संक्रिया के 5 कोशों की हम बात करें तो संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन। ठीक है, ये किसके हैं? संक्रिया के। ये किसके हैं? संक्रिया के। याद रखने हैं बेटा, संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, ये किसके थे? संक्रिया के। विषय वस्तु की हम बात करें तो आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यावहारिक, 4। ठीक है, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यावहारिक, 4। उत्पाद के स्टार्टिंग से 6 थे और अंत तक 6 ही रहे। इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण, निहितार्थ, ये 6 तत्व किसके थे? उत्पाद के थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रज्ञा की संरचना कह दो, SI मॉडल कह दो, बुद्धि संरचना मॉडल कह दो। ठीक है, या कह दो त्रिआयाम सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या है? सिद्धांत का नाम क्या है? त्रिआयाम सिद्धांत। त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया है? गिलफर्ड ने। किसी भी तरह से प्रश्न आ जाए आंसर आएगा गिलफर्ड। ठीक है, कब दिया मॉडल? कब दिया था? 1967 में। इतनी बात आपको ध्यान रख लेनी है, काफी है। बिल्कुल बेटा, मैं बता रही हूँ शुरू से जो मैंने क्लासेस देना शुरू किया है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी YouTube में जो क्लासेस है नंबर 1 से वो क्लासेस आप देख लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, यकीन मानिए। लेकिन क्लासेस को ध्यान से, यही नहीं कि आंसर क्या आएगा टिक लगा दिया, नहीं, पूरी चर्चा को सुनिए और समझिए। हर बोली हुई लिखवाई हुई चर्चा पर से प्रश्न आएगा।
क्योंकि जरूर नहीं है हर बोली हुई बात को मैं लिखवा पाऊँ ना, या हर बोली हुई बात को लिखवा नहीं सकती क्योंकि थ्योरी क्लासेस नहीं हो रही है, प्रॉपर नोट्स नहीं बनवा रही, लेकिन यहाँ पर मैं जो भी व्याख्या समझा रही हूँ 100% प्रश्न वहीं से उठेंगे। आपको एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है, ये चीज आप ध्यान देना। क्लास नंबर 1 से आप एक्सप्लेनेशन को बड़े ध्यान से सुने, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा, 3 विमाएं थी, 3 आयाम थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो क्या पूछा है? विषय वस्तु विमा का नहीं है, विषय वस्तु विमा का नहीं है। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से सुना है, जो एक्सप्लेन मैंने किया उसे ध्यान से सुना है, तो करेक्ट आंसर आप दे दोगे। बताइए आंसर क्या आएगा? आकृतिक, संज्ञान, सांकेतिक, शाब्दिक। बिल्कुल करेक्ट आंसर देना बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यस, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो सही आंसर दे रहे हैं वो हकीकत में बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। विषय वस्तु का आकृतिक भी है, सांकेतिक भी है, शाब्दिक भी है, और एक था व्यावहारिक, ये नहीं है। संज्ञान किसका है? संज्ञान किसका है? संक्रिया का ना। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद 3 आयाम थे, तो संक्रिया में एक तो संज्ञान था, स्मृति था, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, ये किस में थे? संक्रिया। विषय वस्तु में क्या कहते हैं? आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, और एक था व्यावहारिक। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। यस, देखिए आर.बी. कैटल का नाम आया है। आर.बी. कैटल की तरल बुद्धि किसके तुल्य है? जो तरल बुद्धि है, ध्यान देना। कैटल ने जो सिद्धांत दिया था उसमें 2 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तरल, पहली तरल बुद्धि और दूसरी ठोस। ठीक है, तरल और ठोस। तरल बुद्धि जो होती है, तरल बुद्धि को बताया था जन्मजात और ठोस बुद्धि अर्जित। तो इस नाते क्या आंसर आएगा? तरल बुद्धि तुल्य है, किसके तुल्य है बताइए? वंशानुगत, पर्यावरणीय, बौद्धिक या सामाजिक, किसके तुल्य है? आंसर दीजिए। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर, शाबाश। किसके तुल्य है? यस, चूंकि तरल बुद्धि जन्मजात होती है, जन्मजात यानी वंशानुगत कारकों के तुल्य है ना। कैटल ने बुद्धि को 2 भागों में बांटा था, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जन्मजात, ठोस बुद्धि अर्जित। तो जन्मजात, वंशानुक्रम, अर्जित, पर्यावरण। क्लियर? चलो आगे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? घुमा के वापस वही प्रश्न आ गया, कौन थे बताइए जल्दी से? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्कीनर। तरल क्रिस्टलीय मॉडल। यस यस यस, शाबाश। कौन है? कैटल है। क्लियर है ये? तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास आ रही है व्यक्तिगत विभिन्नता व विविध अधिगमकर्ता की। ठीक है, व्यक्तिगत विविधता, विविध अधिगमकर्ता कब लेकर आ रही हूँ? थर्सडे 6 फरवरी 8 बजे इसी चैनल पर, इसी समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? ये पता होना चाहिए आपको। पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट एवं वर्णन। पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट एवं वर्णन। बुद्धि की तुलना पिरामिड से की गई है। ठीक है, पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना किससे की गई है? पिरामिड से की गई है। पिरामिड के सबसे ऊपरी भाग में, पिरामिड के सबसे ऊपरी भाग में। ठीक है, बुद्धि की तुलना किससे की गई है? पिरामिड से की गई। पिरामिड के सबसे ऊपरी भाग में क्या है बताइए? स्पीरमैन के जी कारक को रखा गया है, थर्स्टन के समूह कारक को रखा गया है, गिलफोर्ड के बहु कारक को रखा जाता है, या स्पीरमैन के एस कारक को रखा जाता है। बताइए क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? ध्यान देना। पदानुक्रमिक सिद्धांत जो कि किसने दिया है? बर्ट एवं वर्णन ने। बर्ट और वर्णन ने स्पीरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता को उच्च स्थान पर रखा, फिर इसके क्या किए? विभाजन, फिर उपविभाजन, और फिर इसके भी उपविभाजन किए। इस तरह से संरचना किसके समान हो गई?
पिरामिड के समान। ठीक है, आंसर क्या आएगा? स्पिन के जी कारक को रखा गया। कौन से कारक को? जी कारक को रखा गया। क्लियर है बेटा? आगे चलें। चलिए देखिए, देखिए प्रश्न क्या है। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया। किसने? गार्डनर ने। इनमें से कौन सा नहीं है? यस, गार्डनर की बात आ गई है। गार्डनर ने सिद्धांत कौन सा दिया था? बता सकते हैं आप? गार्डनर के सिद्धांत का नाम क्या था? क्या नाम था? बहुबुद्धि सिद्धांत। फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने अपने सिद्धांत का वर्णन किया। फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत मूल रूप से हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 7। कितने प्रकार बताए थे? 7। 1983 में, फिर 1998 में 8वां प्रकार, और फिर 2000 में 9वां प्रकार बताया था। वर्तमान में 9 प्रकार हैं, लेकिन वही मूल रूप से पूछा जाए तो कितने प्रकार? 7। कितने प्रकार? ठीक है, 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया। इनमें से कौन सा नहीं है? स्थानिक बुद्धि बिल्कुल बताई है, अंतर्वैयक्तिक बताई है, भाषाई बुद्धि बताई है। कौन सी नहीं बताई? भावनात्मक बुद्धि। ठीक है, भावनात्मक बुद्धि। आंसर आएगा नंबर 2। यस, आगे चलें बेटा। चलो आगे चलेंगे। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि नर्तकी तथा व्यायामी में अधिक होती है? बताओ। तार्किक गणितीय बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि। नर्तकी और व्यायामी में कौन सी बुद्धि होगी? हार्वर्ड गार्डनर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपका? स्पीयरमैन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गिलफोर्ड इंपॉर्टेंट है, गार्डनर इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इंपॉर्टेंट है। सिद्धांतों की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीयरमैन का सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, सामान्य तौर विशिष्ट, गिलफोर्ड त्रिआयाम सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत, जिन्होंने बुद्धि संरचना मॉडल दिया, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, 7 योग्यताएं बताई हैं, फिर 8वां प्रकार बताया, फिर 9वां प्रकार बताया, और एक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको देखकर ही जाना, यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए 7 प्रकारों में से ही बताए थे, ये गार्डनर की बात हो रही है। तो नर्तकी और व्यायामी में कौन सी बुद्धि होती है? बताइए। बिल्कुल, शारीरिक गतिक बुद्धि। इनको अपने बॉडी मूवमेंट्स पर कंट्रोल रखना होता है। जैसे कोई डांसर है तो बॉडी मूवमेंट्स पर कंट्रोल करना होता है, क्योंकि बॉडी मूवमेंट्स चूका तो हो सकता है व्यक्ति गिर पड़े। जो व्यायामी होते हैं, ठीक है, उनको भी अपने बॉडी मूवमेंट्स पर कंट्रोल रखना होता है। तो इनमें कौन सी बुद्धि होगी? शारीरिक गतिक बुद्धि। तो आप जो है गार्डनर के सिद्धांत को भी अच्छे से देख करके जाइएगा। स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक, देखिए गार्डनर की बात आ गई वापस। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप, आंसर दीजिए बेटा। यस, शाबाश, थैंक यू सो मच। 10,000 वॉचिंग क्रॉस करवा दी आपने, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए बताइए क्या आंसर होगा? यस यस यस, हार्वर्ड गार्डनर की बात आ रही है। किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव, प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बताओ, अंतर्वैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक? आप हिंदी टर्म्स में अगर कंफ्यूज हैं तो मैं इंग्लिश टर्म लिख देती हूं इनके। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, और यह है इंट्रापर्सनल।
ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से देख लेना बेटा। अंतर और अंत या अंतरा व्यक्तिक भी नहीं बोलते हैं, यहां पर इंग्लिश टर्म से काम चलेगा। इंटरपर्सनल एक वर्ड है और एक इंट्रापर्सनल, इंट्रा इतना सा अंतर है। इंटरपर्सनल किसकी बात करता है? दूसरों की, अन्य व्यक्ति की भावनाओं को जानना, मनोदशा का पता लगाना। और इंट्रा से हम किस पर जाते हैं? स्वयं पर। इतना सा अंतर है, मेन अंतर ध्यान देना। इंटर से दूसरों पर जाना है, इंट्रा से स्वयं पर आना है। इंटर से दूसरों पर जाना है, इंट्रा से स्वयं पर आना है। स्वयं की भावनाओं को जानना, समझना, ठीक है। तो यहाँ अन्य व्यक्ति की बात हो रही, किसी अन्य व्यक्ति यानी दूसरे की मनोदशा की बात हो रही, स्वभाव की बात हो रही, प्रवृत्ति की बात हो रही है। तो आंसर आएगा नंबर 3। क्लियर है? आंसर आएगा नंबर 3। यस, चलिए आगे चलेंगे। देखिए, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत कह दो, त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं, सूचना प्रक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी बोलते हैं, ट्राइआर्चिक थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यावहारिक रूप के अंतर्गत आती है। 3 प्रकार देखिए यहाँ पर, एक प्रकार बताया जा रहा है विश्लेषण, एक बताया जा रहा है सृजनशील और एक बताया जा रहा है व्यावहारिक। यस, त्रितंत्रीय सिद्धांत, यहाँ पर आप किसको ध्यान रखेंगे बताइए? बुद्धि के सिद्धांत का विकास किसने किया? पहले आप मुझे ये बताइए। हार्वर्ड, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, किसने किया है? किसने किया है? जल्दी से आंसर दीजिए। यस, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। यस, स्टर्नबर्ग को ध्यान दें, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने सिद्धांत कौन सा दिया? त्रितंत्रीय सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत, ट्राइआर्चिक थ्योरी कहते हैं इंग्लिश में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इन्होंने जो 3 प्रकार बताए, कौन कौन से बताए हैं? विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि। ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। क्लियर? चलो आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? यस, त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। कौन सा रूप है बताइए? व्यावहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि या सहयोग की नैतिकता। बिल्कुल आंसर दे देंगे यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। इससे पहले वाले क्वेश्चन को यदि आपने ध्यान से सुना है तो इसका सही आंसर दे पाएंगे। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। यस, क्या आंसर होगा? त्रिस्तरीय सिद्धांत का स्टर्नबर्ग ने सिद्धांत कौन सा दिया? त्रिस्तरीय सिद्धांत बोल दो, त्रितंत्र सिद्धांत बोल दो, त्रिचापीय सिद्धांत बोल दो, सूचना प्रक्रिया सिद्धांत बोल दो। किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। यस, यहाँ पर कौन सी बुद्धि है? व्यावहारिक बुद्धि। 3 प्रकार कौन कौन से हैं बता चुकी हूं, तो यहाँ पर आंसर आएगा व्यावहारिक बुद्धि। आगे चलेंगे। प्रज्ञा भौतिक इकाई में नहीं मापी जा सकती। क्यों नहीं मापी जा सकती भाई? क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों में यह भिन्न होती है, इसका सार्वभौमिकरण नहीं हो सकता है, यह मूर्त न होकर अमूर्त होती, इसका मानक मूल्य नहीं होता है। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? यस बेटा बताइए। अर्चना, भावना, प्रियंका, चतुर्वेदी, नेहा, एकता, सुनील, शशि, पूनम, पूजा। यस बेटा, आंसर आएगा क्या? प्रज्ञा यानी बुद्धि भौतिक इकाई में नहीं मापी जा सकती। बिल्कुल क्वेश्चन से ही आंसर का पता लग रहा है बेटा। भौतिक इकाई में नहीं मापी जा सकती, भौतिक इकाई नहीं होती, भौतिक सत्ता नहीं होती, इसे देखा नहीं जा सकता, ये मूर्त ना होकर अमूर्त होती है। कैसे मापेंगे? यह मूर्त ना होकर क्या होती है? अमूर्त होती है। क्लियर? आंसर आएगा नंबर 3। ठीक है बेटा, चलें आगे। रोहन, पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु मतलब जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनमें तो वो निम्न अंक पाता है, मतलब कम नंबर लाता है, परंतु वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ट्राइआर्चिक सिद्धांतों के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि क्या कहलाएगी? वही ट्राइआर्चिक आ गया, त्रितंत्री आ गया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग आ गया। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि क्या कहलाती है बताइए? विश्लेषणात्मक, सामाजिक, अंतर्व्यक्तिक या व्यावहारिक? मार्क्स कम लेकर के आता है लेकिन वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं को तीव्रता से समझ लेता है। आंसर क्या आएगा?
क्या आएगा आंसर? यस, क्या आएगा आंसर? बेटा 3 तो बताओ मत, 3 तो दी नहीं है इन्होंने, ये तो दिया ही नहीं है। सामाजिक भी नहीं दी है, विश्लेषणात्मक व्यावहारिक बचती है, तो वास्तविक जीवन की समस्याओं को तीव्रता से समझ लेता है, यानी क्या है? व्यावहारिक है। क्या है व्यावहारिक? वेरी सिंपल, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को ध्यान रखें, 3 प्रकार ही तो बताए उन्होंने, 3 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे, सिंपल है, ठीक है। चलो जी आगे चलेंगे। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना बताओ? इसका भी आंसर दे देंगे आप बड़ी आसानी से। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो बेटा जल्दी से। कब बना? बुद्धि परीक्षण की बात हो रही है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना? यस, कब बना सबसे पहला? सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से तैयार किया। 1905 में फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से तैयार किया। परीक्षण कहलाया, क्या कहलाया? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। परीक्षण कहलाया बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना? 1905 में, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। स्टार्टिंग में कोई भी परीक्षण बनाया जाए, स्टार्टिंग में कोई भी बुक लिखी जाए, त्रुटियां रह जाती हैं, संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इस परीक्षण में पहला संशोधन हुआ कब? 1911 में। पहला संशोधन 1908 में हुआ था, फिर दूसरा संशोधन हुआ था 1911 में, ठीक है। पहला संशोधन 1908 में, दूसरा संशोधन 1911 में हुआ था। अब प्रश्नों की संख्या 59 थी, जबकि यहां पर प्रश्नों की संख्या केवल 30 थी। 1905 में सबसे पहला जो परीक्षण बना था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, प्रश्नों की संख्या थी 30। इससे पहला संशोधन हुआ 1908 में, दूसरा संशोधन हुआ 1911 में, अब प्रश्नों की संख्या थी 59। फिर संशोधन हुआ कब? 1916 में। 1916 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में संशोधन हुआ। 1916 में अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में संशोधन हुआ और संशोधित परीक्षण कहलाया, क्या कहलाया? संशोधित परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, या हम कहेंगे टर्मन बुद्धि परीक्षण। टर्मन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। 1916 में अमेरिका में कौन से विश्वविद्यालय में? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। किसकी अध्यक्षता में? टर्मन की अध्यक्षता में। किसके परीक्षण में संशोधन हुआ था? बिने के में संशोधन हुआ था, इसलिए परीक्षण क्या कहलाया? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। अब बात आती है 1922। 1922 में भारत में, अब भारत की बात आ गई यहाँ। 1922 में भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बनाया गया, भारत में C.H. राइस के द्वारा। C.H. राइस कौन थे? FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे। 1922 में FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर C.H. राइस ने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन कर दिया और परीक्षण का नाम रख दिया हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ठीक है। हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ये था परीक्षण का नाम, जो कहाँ बना? भारत में। किसने, कब बना? 1922 में। किसने बनाया? C.H. राइस ने। C.H. राइस कौन थे? FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला तो कब बना है? 1905 में। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, पढ़िए और आंसर दीजिए बेटा। कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। अच्छा मैडम लाइक के लिए बोल दो ना। हाँ बेटा लाइक कर दो। बच्चा बोल रहा है, आपका ही साथी बोल रहा है। चाहत बुनकर, थैंक यू सो मच बेटा याद दिलाने के लिए, थैंक यू सो मच। क्लास पसंद आ रही है दिल से लाइक करें, क्लास पसंद नहीं आ रही तो कतई लाइक मत करें, ठीक है। लाइक करने वालों की संख्या वैसे भी बहुत कम होती है बेटा, देखने वालों की संख्या तो भरमार होती है, बट लाइक वालों की संख्या कम होती है। कोई बात नहीं। क्या आंसर आएगा? नंबर 2 4 क्या बता रहे हैं? सही नहीं है पूछा है बेटा। देखो सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात हो रही है।
जो अल्फ्रेड बिने ने बनाया था ना बेटा, वो तो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो था वो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। और सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 में अमेरिका में बनाया गया था। बिल्कुल सही बात। सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण बिने साइमन द्वारा विकसित किया गया नहीं। अरे बिने साइमन ने तो जो परीक्षण बनाया था वो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था, ध्यान रखना। जो सबसे पहला परीक्षण था 1905 में जो बना था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, वो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था। ये सही नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण कम से कम समय में निष्पादित किया जा सकता है। बिल्कुल समय कम लगता है। एक साथ समूह का एक एक व्यक्ति का करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, पूरे समूह का एक साथ परीक्षण करेंगे तो समय कम लगेगा। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, बिल्कुल सही। सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक बताए थे। आर्मी बीटा परीक्षण और आर्मी अल्फा परीक्षण, दो प्रकार के परीक्षण बने थे स्टार्टिंग में। तो ध्यान देंगे, यहां पर आंसर आएगा नंबर 2 बेटा, नंबर 2। यस, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलना, व्यक्तिगत विभिन्नता वाली क्लास है। व्यक्तिगत विभिन्नता और विविध अधिगमकर्ता को लेकर के क्लास आ रही हूं। कब? 6 फरवरी को। यस, आगे चलते चले जाएंगे। वापस बोल रही हूँ, हर एक क्लास जो मैंने बताई है शुरू से हर टॉपिक को क्लियर किया है। हर टॉपिक की हर क्लास देख लीजिए, पूरा टॉपिक भी कवर होता चला जाएगा। क्लियर? चलिए, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है पूछा गया है। सामूहिक परीक्षण कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर दे देंगे यदि इससे पहले वाला प्रश्न आपने समझ लिया है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, कोहब्लॉक डिजाइन टेस्ट, आर्मी बीटा परीक्षण, वेस्टलर वयस्क बुद्धि मापनी। बताइए कौन सा है? जवाब दो बेटा। शाबाश बेटा, बता दो जल्दी से। यस, क्या आंसर दे रहे हैं? बिल्कुल, सामूहिक परीक्षण की बात है। सामूहिक परीक्षण कौन सा है? आर्मी बीटा परीक्षण। एक कौन सा था? आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा सामूहिक परीक्षण थे जो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में बने थे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। यदि 8 वर्ष का कोई बच्चा 5 वर्ष के बच्चे के लिए बने बुद्धि परीक्षण पर सफल हो, परंतु 8 वर्ष के बच्चे के लिए बने बुद्धि परीक्षण पर सफल ना हो, तो ऐसी अवस्था में उस बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष होगी, उस बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष होगी, उस बच्चे की तैथित आयु तथा मानसिक आयु समान होगी। तैथित कह दो या वास्तविक कह दो, एक ही बात होता है बेटा। उस बच्चे की वास्तविक आयु 13 वर्ष होगी। बताओ, बताइए बताइए बताइए, क्या आंसर होगा? यस, सीधी सी बात है। वास्तविक आयु बच्चे की क्या है? 8 वर्ष। वास्तविक आयु क्या है? 8 वर्ष। वो बच्चा 5 वर्ष के बच्चों के बने बुद्धि परीक्षण पर सफल होता है, यानी 5 वर्ष के लिए जो बुद्धि परीक्षण बना है उन्हें कर पाता है, लेकिन 8 वर्ष के बच्चे के लिए जो बुद्धि परीक्षण बना है उन्हें नहीं कर पाता है। तो सीधी सी बात है, उस बच्चे की मानसिक आयु कितनी होगी? 5 वर्ष। जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है वही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। ठीक है, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है वही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है, इसलिए मानसिक आयु होगी 5। देखिए, यदि 4 साल के बच्चे की वास्तविक आयु कितनी है? 4 साल। 4 साल के बच्चे की मानसिक आयु किसी बुद्धि परीक्षण द्वारा मापने पर 5 साल की आती है, यानी मानसिक आयु कितनी है? 5 साल। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि कितनी होगी? मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 निकल गई IQ, बुद्धि लब्धि। क्लियर है? निकल गई बुद्धि लब्धि। वास्तविक आयु 4 है, मानसिक आयु 5 है, तो सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु को हमने ऊपर रख दिया, वास्तविक आयु को नीचे, इंटू 100। सॉल्यूशन करेंगे 125। क्या निकलेगी? IQ। ठीक है, IQ कितनी निकलेगी? 125। चलो, बुद्धि मापन के प्रयुक्त स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण को कहते हैं। जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण था, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण कब बना था बेटा? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण 1916 में बना था। 1916 में बना था अमेरिका में। टर्मन की अध्यक्षता में बना था। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण को कहते हैं शाब्दिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। कौन सा परीक्षण है?
कौन सा परीक्षण है? स्टैनफोर्ड बिनी परीक्षण। यस, क्या आएगा आंसर? कौन सा होगा? स्टैनफोर्ड बिनी परीक्षण क्या था तो पता है ना आपको। जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बना था बिनी साइमन बुद्धि परीक्षण, उसी का पहला संशोधन 1908 में हुआ, 1911 में हुआ, फिर 1916 में उसी का संशोधन हुआ था। कहां पर? अमेरिका में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में। परीक्षण का नाम रख दिया था स्टैनफोर्ड बिनी परीक्षण। तो कौन सा था? ये शाब्दिक परीक्षण। यस, कौन सा था? शाब्दिक परीक्षण। क्लियर? आगे चलेंगे। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु, ठीक है बेटा। एक होता है बेसल आयु या बेसल वर्ष, एक होता है टर्मिनल वर्ष। क्या होते हैं इनका भी पता होना चाहिए। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? पहले तो आप बता दो। आंसर तो बिल्कुल करेक्ट दोगे यहां पर। व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि, अभिक्षमता। क्या आंसर आएगा? बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु बुद्धि से संबंधित है। अब प्रश्न उठता है कि बेसल आयु किसे कहते हैं, बेसल वर्ष किसे कहते हैं? सुनिए, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है, जैसे 5 वर्ष के लिए निर्धारित को हल कर लिया तो बेसल आयु क्या कहलाई? 5। और जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि 8 वर्ष के लिए निर्धारित को वो हल नहीं कर पाया तो 8 वर्ष क्या हो गया? टर्मिनल वर्ष हो गया। लेकिन जिस स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर पा रहा है वो क्या कहलाएगा? बेसल वर्ष। जिस स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पा रहा है वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल वर्ष। चलो जी आगे चलेंगे। सांवेगिक बुद्धि की बात आ गई। संवेगात्मक बुद्धि जिसे कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि जिसे कहते हैं। बेटा हम सब ये तो जानना चाहते कि हम में बुद्धि कितनी है, हम किस कैटेगरी में आते हैं। 140 से अधिक बुद्धि है, हम में 120 है, 110 है, 100 है, 90 है, 80 है, कितनी बुद्धि है। लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि आप में सांवेगिक बुद्धि कितनी है, संवेगात्मक बुद्धि कितनी है? शायद नहीं, जबकि ये बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता है। संवेगात्मक बुद्धि हम सब में होनी चाहिए। किसे कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि? बेटा संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य होता है अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं की भी परवाह करना। हमें केवल अपनी भावनाओं की परवाह होती है, हमारी भावनाओं को ठेस लगती है तो हमें बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। दूसरों की भावनाओं के साथ हम खिलवाड़ करते चले जाते हैं, ये गलत है। जिस तरह हमें अपनी भावनाओं की परवाह होती है उसी तरह हमें दूसरों की भावनाओं की भी परवाह करना आना चाहिए। यस, संवेगात्मक बुद्धि हम सब में होनी चाहिए। याद रखना, जिसमें संवेगात्मक बुद्धि होगी, डैनियल गोलमैन का कहना है 80% योगदान, सफलता में 80% योगदान संवेगात्मक बुद्धि का होता है और बुद्धि का तो 20% योगदान होता है। सफलता में योगदान 80% कैसे होता है? मान लीजिए बेटा कि आप पढ़ लिख करके बुद्धि के द्वारा आपकी नौकरी लग गई, लेकिन उस पद पर यदि आप टिके रहना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो हम सब में कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? संवेगात्मक बुद्धि। इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है वर्तमान समय में इस शब्द की बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय स्वार्थ सिद्धि का समय चल रहा है। सब अपनी अपनी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं, किसी को किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं रही है। मशीनी युग आ गया है, बिल्कुल मोबाइल में सब बिजी हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र किसी को नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में आवश्यकता महसूस की जा रही है संवेगात्मक बुद्धि को जानने की, कि हम सभी को जानना चाहिए कि हकीकत में संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है। तो संवेगात्मक बुद्धि से सीधा सीधा तात्पर्य है अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं की भी परवाह करना, उन्हें जानना, समझना, उनका उचित प्रबंधन करना। तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, या फिर कह दो संकल्पना के प्रणेता कौन है? पीटर सेलोवे और जॉन मेयर। 2 अमेरिकन प्रोफेसर थे ये, पीटर सेलोवे और डॉक्टर जॉन मेयर। तो ये संकल्पना किसने दी? इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर पीटर सेलोवे और जॉन मेयर के द्वारा किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? 1990 में। सिंपली ध्यान रखना, सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग 1990 में 2 अमेरिकन प्रोफेसर कह दो, डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलोवे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1990 में। कब किया गया? 1990 में। क्लियर?
गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने तत्व होते हैं? किसके अनुसार? गोलमैन। पूरा नाम है डेनियल गोलमैन। ध्यान देना बेटा, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में दो अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलोव के द्वारा किया गया। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि को चर्चा का विषय किसने बनाया? डेनियल गोलमैन ने। वर्तमान समय में जिस रूप से संवेगात्मक बुद्धि की सर्वत्र चर्चा की जा रही है, इसका प्रमुख श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोलमैन ने। डेनियल गोलमैन ने एक पुस्तक लिखी थी। कब? 1995 में एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम था संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? मतलब इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण माना है। बिल्कुल डेनियल गोलमैन ने कहा कि सफलता के पीछे 80% योगदान संवेगात्मक बुद्धि का होता है, 20% योगदान बुद्धि लब्धि का होता है। किसने कहा? डेनियल गोलमैन ने। तो इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के तत्व बताए हैं। कितने तत्व बताए हैं? कितने तत्व बताए हैं बेटा? यस, कितने तत्व बताए हैं? बिल्कुल 5 तत्व बताए हैं। आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति, सामाजिक कौशल। ये 5 तत्व किसने बताए हैं? डेनियल गोलमैन ने। आत्म जागरूकता, अपने संवेगों के बारे में जानना, आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति और सामाजिक कौशल। ये 5 तत्व किसने बताए हैं? डेनियल गोलमैन ने। क्लियर? चलें आगे। एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण करने की उच्च योग्यता रखता है, उच्च होगा। वो किस में उच्च होगा? बताइए, किस में उच्च होगा? यस, जल्दी से आंसर दो। किस में उच्च होगा बेटा? किस में उच्च होगा? क्या उच्च होगा उसका? इमोशनल क्वोशिएंट उच्च होगा। संवेगात्मक लब्धि हिंदी में कहेंगे ना। संवेगात्मक लब्धि एक ऐसा व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान करता है, उन्हें महसूस करने की क्षमता रखता है, संवेगों पर नियंत्रण करने की उच्च योग्यता रखता है, उसमें उच्च होगी संवेगात्मक लब्धि। उसमें उच्च होगा EQ। फुल फॉर्म ऑफ EQ इमोशनल क्वोशिएंट। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। याद है ना बेटा आपको? बहुबुद्धि सिद्धांत किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? बिल्कुल बताइए। संवेगात्मक बुद्धि की बात हो रही है। बहुबुद्धि सिद्धांत की क्या आनुवांशिक बुद्धि बताई गई थी? बहुबुद्धि में नहीं बताई गई थी। क्या सामान्य बुद्धि बताई गई थी? बहुबुद्धि में नहीं बताई गई थी। ठीक है, संगीतात्मक तो बताई गई थी, अंतर्व्यक्तिक भी बताई गई थी। इन दोनों में से आंसर देना है। क्या आंसर आएगा? बताओ बेटा। ठीक है, वैसे तो जो संवेगात्मक बुद्धि होती है, इसका संबंध दोनों से होता है। किससे? अंतर्वैयक्तिक से भी और अंतरावैयक्तिक से भी, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि का मतलब ही क्या है? अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की। अपनी भावनाओं को भी हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, उनका भी हमें उचित प्रबंधन करना चाहिए कि हमें कब, कहाँ, कैसे बात रखनी चाहिए, रखनी भी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, कब हमें अपने संवेगों को व्यक्त करना चाहिए, हमें वो पता भी होना चाहिए। हमें दूसरों की भावनाओं की परवाह करना भी आना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना भी आना चाहिए, परानुभूति जिसे हम बोलते हैं, एम्पैथी, वो सारी चीज। तो वैसे तो संवेगात्मक बुद्धि में दोनों तत्व मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हम आंसर क्या देंगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम आंसर क्या देंगे? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्या आंसर देंगे बेटा? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन सारा टॉपिक अभी बता नहीं सकती, समझा नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो प्रश्नों के माध्यम से पूरी तरह से कवर कर दूं। और इतनी बातें बेटा, यकीन मानो, अगर इतनी बातें भी आपने समझ ली, पढ़ ली, आपका काफी काम हो जाएगा। शुरू से एंड तक की सारी क्लासेस को आप देखें, बार बार बोल रही हूं
क्योंकि क्लासेस को मैंने डिजाइन इस तरह से किया है कि पूरा टॉपिक कवर हो जाए। अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार, सिद्धांत, मापन, यहां भी आप देख लीजिए। आज की क्लास में भी हमने शुरुआत कहां से की? शुरुआत कहां से की? बिल्कुल हमने जाना, एक एक लाइन में जाना कि वही बात अगर मैं आपसे पूछूं तो जवाब देते चले जाना। सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया है? 1885 में किसने किया है? इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने। 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मानसिक परीक्षण व मापन शब्द का प्रयोग किया। पूछ लिया जाए मानसिक परीक्षण में नाम किसका लोगे? केटल का। मानसिक परीक्षण में नाम किसका लोगे? केटल का। 1905 की बात करें तो 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बना था, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। 1908 की हम बात करें तो 1908 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। 1908 में मानसिक आयु। 1912 की हम बात करें तो 1912 में स्टर्न व कुहलमान ने बुद्धि लब्धि शब्द क्या है? बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया या बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, लेकिन उन्होंने जो सूत्र दिया था वो केवल था मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु। इसके बाद हमारे सामने सूत्र आया जो टर्मन ने दिया था 1916 में, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इनटू 100। ये हमने जाना, परिभाषाओं को हमने जाना, विशेषताओं को हमने जाना, फिर प्रकार की भी हमने बात की है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। प्रकार की बात करने के बाद हम सिद्धांतों पर आ गए हैं। मुख्य रूप से सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है बेटा, कारकीय सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। सिद्धांतों को आपको देखना है, बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनमें से भी मैंने ये बताया कि इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या देख लेना है। स्पीयरमैन आपको देख लेना है, ठीक है। स्पीयरमैन के अलावा आपको मेन देख लेना है क्या? गार्डनर को देख लेना है, गिलफर्ड को देख लेना है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को देख लेना है। सिद्धांतों की चर्चा करते हुए हम मापन पर भी आए कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में जो परीक्षण बना उसमें संशोधन हुआ 1908 में, 1911 में, फिर 1916 में संशोधन हुआ। भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना? 1922 में बना। फिर हमने व्यक्तिगत सामूहिक परीक्षणों की भी चर्चा की है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल हमने चर्चा की कि किस तरह से हम आईक्यू को निकाल सकते हैं, आईक्यू कैसे निकाला जाता है। मानसिक आयु को ऊपर रखा जाता है, वास्तविक आयु को नीचे रखा जाता है, इनटू 100 किया जाता है तो बुद्धि लब्धि निकल जाती है, ठीक है। फिर हमने संवेगात्मक बुद्धि की बिल्कुल चर्चा की कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? दो अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेरो पीटर सेलोवे के द्वारा किया गया है। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि को चर्चा का विषय किसने बनाया? डेनियल गोलमैन ने बनाया। डेनियल गोलमैन ने बनाया, जिनका यह कहना है कि व्यक्ति की सफलता के पीछे 80% योगदान संवेगात्मक बुद्धि का होता है। किसने कहा बेटा? डेनियल गोलमैन ने कहा। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व बताए जो आपको याद रखने हैं। आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति और सामाजिक कौशल। मेन चीजें सारी मैंने बता दी हैं। इसी तरह से सारे टॉपिक को आपको कवर करते चले जाना है। नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल हमारा कौन सा होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल हमारा होने वाला है व्यक्तिगत विभिन्नता व विविध अधिगमकर्ता। विविध अधिगमकर्ता, इसमें ध्यान से सुन लो। सारे बालकों की हम बात करेंगे, प्रतिभाशाली बालक की हम बात करेंगे, पिछड़े बालक की हम बात करेंगे, मंद बुद्धि बालक, ठीक है। मंद बुद्धि बालक होते हैं, इसके अलावा बाल अपराधी बालक होते हैं, और भी कई प्रकार के बालक हैं, है ना, जैसे अधिगम नियोग्य बालक है। सारे बालकों की हम यहाँ बात कर लेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता और विविध अधिगमकर्ता टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछ ली जाए और किस टॉपिक से कम प्रश्न पूछ ली जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिल्कुल क्लियरिफिकेशन नहीं है कि हर टॉपिक से 2 प्रश्न ही बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं से भी ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी कम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है किसी टॉपिक को छोड़ ही दिया जाए, हो सकता है किसी टॉपिक से जरूरत से ज्यादा प्रश्न बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हर टॉपिक को क्लियर करना जरूरी है ना। जड़ बुद्धि कोई नहीं है बेटा, यहाँ जड़ बुद्धि कोई नहीं है। जड़ बुद्धि होते तो आप यहाँ आते क्या, देखते क्या, समझते क्या, कतई नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सभी बच्चे औसत से ऊपर हैं, औसत से ऊपर हैं, एवरेज से ऊपर हैं, डोंट यू वरी, ठीक है। जरूरी नहीं है प्रतिभाशाली हो, प्रतिभाशाली बच्चे तो कई बार बैठे रह जाते हैं बेटा, और जो सामान्य बुद्धि बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, और होते हुए देखा गया है। क्योंकि सामान्य बुद्धि बच्चा अपने आप को सामान्य समझता है, वो सोचता है कि नहीं मैं पढ़ लूँ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ लूँ, समझते हुए पढ़ लूँ, समझ में नहीं आ रहा तो और समझने की कोशिश करूँ, तो वो जीत जाता है। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं कि मैं तो प्रतिभाशाली हूँ, वो बैठे रह जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप बिल्कुल जीनियस होंगे, सुपीरियर होंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कतई नहीं है। जो ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान से सुनेगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, सिलेक्शन उसका हो जाएगा,
ठीक है, सिलेक्शन उसका हो जाएगा। और मनोविज्ञान में तो बेटा इतने अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, इतने बढ़िया टॉपिक हैं, और बिल्कुल मस्ती से पढ़ो, झूम कर पढ़ो, खेल खिलौना बन जाता है मनोविज्ञान। बिल्कुल इतने अच्छे से पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट यूँ क्लियर होना चाहिए, रात में सपने में भी कोई पूछ ले तो आपकी जुबान से बिल्कुल करेक्ट आंसर निकले, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ लो। और ऐसा कब कर पाओगे, जब किसी एक टीचर के मैटर पर फोकस करोगे। यस, भटकते रहोगे कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, तो भटकते ही रहोगे। एग्जामिनेशन हॉल में भी जब प्रश्न सामने आएगा आपके, तब भी भटकते रहोगे कि क्या आंसर था, क्या नहीं था। यस, किसी एक मैटर पर फोकस करो, किसी एक प्लेटफॉर्म पर फोकस करो, किसी एक कोर्स पर फोकस करो, तो बेटा आपका काम हो जाएगा। और यहां से रिलैक्स रहोगे, यहां से रिलैक्स रहोगे, क्योंकि हड़बड़ाहट घबराहट, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, बहुत सारा मैटर सामने, बहुत सारी बुक सामने है, बहुत होच-पोच मामला हो जाता है। तो तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, समझते हुए पढ़ो। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल मिल रहे हैं कब, थर्सडे 6 फरवरी को। बिल्कुल तैयार है ना, बिल्कुल रेडी रहना, ये वाला टॉपिक चुटकियों में क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।